डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रधानमंत्री के इस कदर बिगड़ते हुए बोल कि जिसका स्तर ही बिल्कुल निम्न से निम्न होता हुआ चला जा रहा है, पहले फेज से दूसरे फेज और अब तीसरे फेज, यानी कि क्या इन बिगड़ते हुए बोलों को ही हम एग्जिट पोल माने? क्योंकि पहले फेज में जब कम वोटिंग हुई तो घबराहट सामने नजर आई, तो वो किस तरह से मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान सब पर उतर आए थे। उसके बाद फिर दूसरे फेज के बाद उनके बोल और ज्यादा बिगड़े और तीसरे फेज के बाद तो उन्होंने और इंतहा कर दी। चौथे फेज के बाद तो मुझे लगता है न जाने और वो कहां और चले जाएंगे और पता नहीं क्या ही कह देंगे। अगर वो ये कह रहे हो कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि 370 कहीं हटा ना दें और बाबरी ताला राम मंदिर पर ना लगा दें, इस स्तर पर वो आ गए हैं। शाश्वत दंडवत प्रणाम वो करते हुए नजर आते हैं। वोटिंग डे से पहले अयोध्या वो जाते हैं और धार में उस तरह की बातें कर रहे हैं। क्रिकेट टीम के सिलेक्शन से लेकर 1947 से लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं तो वो उन 10 सालों की, जिन 10 सालों में उन्होंने शासन किया है, जिसका हिसाब जनता उनसे लेना चाहती है, उसका ही वो हिसाब देने का बिल्कुल मूड ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाथ पूरी तरीके से खाली है, स्लेट उनकी खाली है। लेकिन इस तीसरे चरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस तीसरे चरण में पूरी की पूरी साख भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। 71 सीटें उनके पाले में गई थी और अगर एनडीए की बात कर दें तो 80 से ज्यादा। तो ऐसे में अगर उनके पास रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। और हम लोग जब से पढ़ाई लिखाई हम लोगों की शुरू हुई और इन चीज़ों को, लोकतंत्र क्या होता है, इसको देखने, सुनने और समझने की कोशिश शुरू की गई, तब से ये पढ़ा गया कि लोकतंत्र एक बहुत बुनियादी सी चीज़ है, आधुनिक टर्मिनोलॉजी है, आधुनिक फेनोमेना है। हालांकि ये देश ये दावा करता है और ठीक भी करता है कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ये लोकतंत्र बहुत पहले से गणतंत्र के रूप में यहां पर रहा है, लेकिन जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो भारत के संविधान के बाद आया, उसने ये मौका दिया कि आपको सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई दिया जा रहा है तो वो वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है। आप अपने वोट से, पहले क्या होता था कि राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, अब आप वोट, जनता के वोट से पैदा होंगे। और अगर किसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो भी अब तमगा अपने को पहनाए, ये सब करने के बाद मैं जिस उत्तर प्रदेश में बैठ करके ये बात कहने जा रहा हूं कि अगर वही वोट डालने का अधिकार ही सुरक्षित न हो तो फिर किस बात का लोकतंत्र है? पूरे दिन पहले चरण में क्या हुआ, 400 पार से ये फलसफा शुरू हुआ और उसके भी पहले कहानी लंबी हो जाएगी, वरना ये बात वहां से शुरू हुई जब नई सदन बना करके वहां पर खुलेआम एक सांसद ने दूसरे सांसद को मुसलमान के नाम पर गाली दी और फिर उसी जगह पर एक आदमी सीना तान के कहता था कि एक अकेला सब पर भारी है। वहां से ये सफर शुरू हुआ, लेकिन वो अकेला सब पर भारी नहीं था, वो झूठ था। इसीलिए 22 जनवरी के एक पॉलिटिकल इवेंट के बाद उस एक अकेले ने, जो विपक्षी दलों को कल तक भ्रष्टाचारी परिवारवादी कहता था, उनको तोड़कर अपने खेमे में मिलाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अजीत पवार, राज ठाकरे, कौन नहीं मिलाया, किसको नहीं मिलाया। फिर भी इसके बावजूद कांग्रेस के खाते सीज किए, तमाम तरह से किया, गठबंधन तोड़ने की कोशिश की। पहला चरण आया तो अब की बार 400 पार। उनके लोग कहने लगे, कोई और नहीं कहा था कि संविधान बदल देंगे, ये उनके लोग कहना शुरू किए, सफाई देते फिरे। और जैसे ही पहला चरण बीता, दूसरे चरण तक आते आते उन्हें भी ये अंदाजा लगने लगा कि इस देश की जनता गरीब हो सकती है, कमजोर हो सकती है, बिखरी हुई हो सकती है, अशिक्षित हो सकती है, कम जागरूक हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती। एक दो बार उसे मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। इस जनता ने मन बना लिया है कि आपकी नाकामयाबियों के लिए, आपके लिए चुपचाप आपके खिलाफ जा रही है। और दूसरे और तीसरे चरण तक आते आते आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा अभी प्रधानमंत्री की भाषा पर, लेकिन उसके पहले जो सबसे अहम बात है वो कहना बहुत जरूरी है कि दूसरे और तीसरे चरण तक आते आते अब वोट का अधिकार भी सुरक्षित नहीं बचा है। इसलिए इस बात को नहीं कहा जाना चाहिए कि संविधान बदला नहीं जाएगा। जब वोट डालने जा रहे हैं चिन्हित करके,
जहां पर इनके बीजेपी के लोगों के खिलाफ वोट डालने वाले लोग हैं, उन्हें चिन्हित करके मतदान स्थल पर जाने से रोका जाए। 2 दिन पहले से उन पे जो वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, जो लोग व्यवस्था इंतजाम रखते हैं, उन सबको किसी को लाल कार्ड दे दिया जाए, किसी को थाने में बिठा दिया जाए, किसी को फर्जी मुकदमे डाल दिया जाए, किसी को धमकाने पुलिस पहुंच जाए। और जब मतदान जिस दिन हो रहा है, बस्ता छीन लिया जाए, बीएलओ तक का बस्ता छीन लिया जाए। जब लोग वोट डालने जाएं तो उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, जलील किया जाए। ये लोकतंत्र है। और विपक्षी दलों की तरफ से धुआंधार ट्वीट हो रहा है, एक एक बूथ का नाम लेकर के इलेक्शन कमीशन को टैग किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या है साहब? जब इलेक्शन कमीशन के प्रावधान बदले जा रहे थे, तब ये देश शायद समझ ही नहीं पाया कि उसके पीछे खेल क्या हो रहा था। तो जिसके लिए इलेक्शन कमीशन लाया गया, वो शायरी सुना करके अपना सो रहा है। तो शायरी सुनाने के लिए लाया गया था। इलेक्शन कमीशन चुपचाप खामोश बैठे देख रहा है। आज एक पुलिस वाली, एक लेडी का एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा है। मैं उसी के रेफरेंस में ये बात कंक्लूड कर रहा हूं। उस लेडी ने अपने सहकर्मी पुलिस वाले को ये कहा कि अगर इनके पास कोई पहचान पत्र है तो उन्हें अंदर जाने दो। ये पहचान पत्र चेक करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पुलिस की नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पोलिंग में लगे हुए कर्मचारियों की है। हमारा काम केवल लॉ एंड ऑर्डर देखना है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पहचान पत्र देखने, मिलान करने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा चिन्हित करके, साहब अब ये किसी से छिपा नहीं है और ये हमें बोलने में गुरेज नहीं। अभी हमारे को पैनलिस्ट जब पहले बता रहे थे पैसे वाली बात, तो जितना सच वो बात है ना, उतनी सच ये बात है कि पुलिस प्रशासन को बाकायदा निर्देश दिया जाता है कि किन मोहल्लों में, किस बूथ पर किन लोगों को वोट डालने से रोकना या परेशान करना है। ये खुलेआम हो रहा है और पुलिस के लोग वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये सारा काम हो रहा है कि जब वोट नहीं डाल पाएंगे, अखिलेश यादव को कहना पड़ा, बदायूं में साहब पर्चियां नाली में गिर मारी जा रही हैं। बदायूं के प्रत्याशी को सड़क पर बैठना पड़ा अनशन करने के लिए। आंवला के प्रत्याशी घूम रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं तो वहां पुलिस किसी तक कंट्रोल हो रही, दूसरी जगह शिकायत आ जा रही है। और उसके बाद संभल में तो अति कर दिया है इस समय। प्रत्याशी का कोई डिग्निटी नहीं। अब एक चीज का कोरिलेट करना चाहता हूं बुशरा जी, संभल में प्रत्याशी और उनके पिता जियाउर रहमान बर्क के साथ उनके पिता थे। ये देखिए, आप वीडियो भी चला रही हैं, इसमें देखिए वो जो आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ एक तीसरे आदमी भी थे जो उनके साथ थे। तो पुलिस पर जब उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोतवाल देखिए माहौल खराब कर रहा है, ये यहां पर तनाव पैदा कर रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो जैसे ही वो कोतवाल वहां से हटता है, दूसरा एक पुलिस वाला अचानक एक्टिव होता है और इनके साथ जो तीसरा आदमी होता है उसको बाकायदे पकड़ के घसीटने लगता है। ये कौन है, इनको हटाओ, धारा 144 लागू है, और जलील करते हुए उन्हें ले जाता है। अब मैं तुरंत एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहता हूं कि आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब वोट डालने जाते हैं तो वहां रैली हो रही है रोड शो की तरह से। क्या वहां धारा 144 लागू नहीं है? क्या वहां पर आप कमल का फूल ले करके, आप वो भीड़ खड़ी हुई है साहब, और विक्ट्री साइन बना करके आप वहां पर रैली रोड शो कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र बचा है? क्या ये हो रहा है? इसलिए ये जो क्षोभ, ये गुस्सा हमारे बोलने में है। ये इसलिए कि जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर हम खड़े हुए, अगर वो लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोट डालना और वोट गिनना यही नहीं बचेगा साहब, तो फिर किस बात का लोकतंत्र है? फिर आप चुनाव करा क्यों रहे हैं? फिर तो आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी कि आज से आप राजा हो गए, आपने सिंगोल वहां पर स्थापित कर दिया है, खबरदार जो राजा के खिलाफ कोई बोला। आप ये झूठ मूठ का लोकतंत्र का दिखावा कर रहे हैं, वोटिंग गिरा रहे हैं। जहां जहां मुसलमान हैं, जहां यादव हैं, जहां अति पिछड़ी जातियां हैं, महिलाएं हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रही है, अब चिन्हित करके उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आखिरी बात, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि अब बूथ के रक्षक बनना पड़ेगा, और जब तक मशीन डला न जाए, चाहे कितनी भी लाठी मारी जाए, कितना भी परेशान किया जाए, आप मतदाता हैं तो जाइए। अगर आप वहां पर पोलिंग एजेंट हैं तो आप उस मशीन को पैक कराकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचा के आइए। और मैं एक बात और कह रहा हूं, 4 जून तक स्ट्रांग रूम की निगरानी भी की जाए। वह देश में तो इस पर भी चर्चा नहीं होती कि मशीन इसलिए लाई गई थी कि जल्दी जल्दी आंकड़े आ जाएंगे। डीएम चुनाव के बाद उस शाम को घोषणा करता है कुछ और जब इलेक्शन कमीशन 10 दिन 14 दिन बाद घोषणा कर रहा है तो 6% वोट इंक्रीज।
अगर ये सब कुछ खुलेआम इस देश में हो रहा है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? ये पूरा परिदृश्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे भयावह स्थिति है जो दूसरे चरण से शुरू हुई, तीसरे चरण में आकर के अपने अति पर है। मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि अभी 4-5 चरण बाकी हैं और ये वो सारे चरण हैं जहां बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। पता नहीं वहां के दृश्य क्या होंगे। शुक्रिया। जी, जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत तमाम बातें आपने यहाँ पर रखी हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपको ये लग रहा है कि क्योंकि मैं भी लगातार लोगों के बीच हूँ, मैं भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें, दिल्ली की भी कई सीटें मैंने यहाँ पर कवर की हैं और लोगों से सीधे तौर पर जब मैं बात करती हूँ, एक डर खौफ तो है कि उनके ऊपर मुकदमा लग जाता है इसलिए वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक तरह का एक अंडर करंट है, एक तरह की एक खामोशी है। इतना चुनाव मैंने अब तक नहीं देखा। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज तो बता ही रही है, लेकिन ये चिंताजनक किसके लिए है और क्या चिंताजनक ये बीजेपी के लिए है? इसीलिए ये बोल भी इसीलिए बिगड़े हुए वो खुद बता रहे हैं कि चिंताजनक किसके लिए है, क्योंकि क्योंकि विपक्ष तो असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। ये 10 सालों में पहली बार है जब नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अब बिल्कुल ठीक बात है। ये आखिरी वाले हिस्से से जोड़ दें आपके बातचीत के, तो हम तो ये कहते हैं कि इस देश के नागरिक को लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कैडर होता है जो 10-20% से ज्यादा नहीं होता है। बाकी लोग सिंपैथाइजर होते हैं, रुझान रखते हैं, वो अपने मिजाज से पक्ष चुनते हैं कि वो किसके साथ खड़े होंगे। तो जब लोकतंत्र है, लोग पक्ष चुनते हैं, तो 2-3 चीजें होती हैं चुनाव के बीच में। एक होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, चुनावी वादे, कि आपके पास एक विजन है, आपके पास एक एजेंडा है, आपके पास एक विचारधारा है। तो जो एजेंडा, विचारधारा और विजन की बात है, आज तीसरे चरण के दिन हम लोग बैठे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी को जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया, कलम कलम बर्बाद कर दी गई, त्रिशूल तलवार और इस तरह चीजों में, दंगे की चीजों का इस्तेमाल किया जाए, पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति है, साक्षर है, जागरूक है, तो एक बार मैनिफेस्टो देखिए ना। चाहे आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पूरा पढ़ें, समाजवादी पार्टी का पढ़ें, आरजेडी का पढ़ें, उत्तर भारत के लिहाज से ही कह रहा हूं, और बीजेपी का पढ़ लें। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसान और नौजवान दो लोगों को चुन लें, तो कांग्रेस, सपा, आरजेडी तीनों कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों के कर्जे को माफ करेंगे, किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे। सपा और आरजेडी कम्युनिस्ट पार्टी के उस बैकग्राउंड से कहते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई सब मुफ्त की बात हो रही है। और दूसरी तरफ एक सरकार एमएसपी पर कोई बात नहीं कर रही है और वो किसान आंदोलन के खिलाफ खड़ी होने वाली सरकार है। तो किसानों की बात किसके यहां है? नौजवानों की बात किसके यहां है? कौन कहता है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे? कौन कहता है कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हम उन्हें भरेंगे? आप एक तरफ से भाषण उठाकर देखिए गांधी का, आप अखिलेश यादव का, आप प्रियंका गांधी, आप तेजस्वी यादव का भाषण सुनिए, आपको उसमें किसानों की आवाज सुनाई देगी, आपको उसमें नौजवानों को 30 लाख नौकरी देने की बात सुनाई देगी, आपको उसमें अग्निवीर को खत्म किए जाने की बात सुनाई देगी, आपको उसमें संविधान को बचाने की एक बात सुनाई देगी जो कॉमन है। वो हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के भाषण दे रहे हैं। कोर में इन लोगों के ये है, यानी ये सारे लोग अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव और अपने विचारधारा पर खड़े। ये सारे लोग कहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसको जितना हक है उसको हम बराबर का बांटेंगे। बीजेपी क्या कर रही है? एजेंडे और अपने 10 साल के काम, इन दोनों पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि वो बात करने लायक है नहीं। कभी कभी मन में आता है तो राम मंदिर की क्रेडिट लेने, 370, ट्रिपल तलाक, कश्मीर, ये सब करते हैं वो लोग। अब योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे तो वहां तो और अश्लील मैं भाषा कहूंगा, वो सभ्य भाषा नहीं है, औरंगजेब की औलादों और अकबर की औलादों टाइप का। ये 75 साल के लोकतंत्र में एक चुने हुए नेताओं की भाषा है इस देश में। तो अभी तो आएंगे उस पर। तो एक तो पहली मेरी बात यही है कि एजेंडे में, विचारधारा में, विजन में बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती दिख रही है। और ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, और खासकर इन तीनों का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि यूपी बिहार समीकरण को अगर आप देख लें, यहां बीजेपी गई तो बीजेपी गई। और आज की तारीख में इन लोगों ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनबात की है, जनता को अपील की है कि भाई संविधान बचा लो। एक तो ये फर्क हो गया।
जैसे जैसे ये अपील जनता तक गई, जैसे जैसे उन्हें अपना दुख दर्द समझ में आ रहा है, वो बीजेपी तक भी मैसेज जा रहा है, और इसीलिए बीजेपी के नेता अब बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको मटन नजर आया, उनको मछली नजर आई, उनको मंगलसूत्र की याद आ गई, मंडल याद नहीं आई। वो ओबीसी खुद को कहते हैं, वो कभी भी उस बात को नहीं कह रहे हैं। और जब जब उन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाना छोड़ा, कल तक ये देश मंत्री कहते थे कि देश खतरे, कहने लगे कि खतरे में है। अब बताइए, भैंस खतरे में है कि इसका भाषण कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि अगर आपके पास भैंस है तो कांग्रेस वाले, सपा वाले भैंस खोल ले जाएंगे। अरे भाई, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चलाने वाले, हाथ से मेहनत करने वालों को इन पार्टियों ने आप आत्मविश्वास दिया, राजनीतिक हिस्सेदारी दी, और आपने उन जातियों का इस्तेमाल किया। अब अगर जैसे ही लग रहा है कि ये सारे लोग भी के खिलाफ, पूरे नहीं, मैं कतई कर रही, आज की तारीख में पूरी तरह से चुनाव हार रही है। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास ताकत है, संस्थान है, उनके पास मशीनरी है जिसका वो कायदे से इस्तेमाल करना जानते हैं। नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, लेकिन जनता बीजेपी से नाराज है, चुपचाप के खिलाफ वोट करने का मन बनाई हुई है। इस बौखलाहट में नरेंद्र मोदी भाषा गिरती हुई मैं नहीं कहूंगा। एक बार एक किस्सा सुना दूं, बस में बात लंबी चुकी हो रही है। अकबर बिरबल के बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो बिरबल को नीचा दिखाने के लिए कई बार दरबारी जो है कई तरह के खेल खेलते थे कि ये फेल हो जाए। तो एक आदमी को पकड़ के ले आया दरबारी जो कई भाषाएं बोलता था, और कहा कि जब बादशाह अगर ये बिरबल बता दें कि इसकी मातृभाषा कौन सी है तो हम लोग खुश हो जाएंगे कि बिरबल बहुत काबिल है। बादशाह ने कहा बिरबल बताओ, तो बिरबल ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि वो जो भी सवाल करें हर बार अलग भाषा में वो जवाब दे। इतना कलाकार था वो बहुत बड़ा कलाकार। तो उसके बाद जब वो सोया तो बिरबल ने ले जाकर एक बाल्टी पानी उसके ऊपर फेंक दिया, और जब वो गुस्से में उठा तो अपनी मातृभाषा में उसने वही वाली गालियां दी जो उसकी अपनी बोलियां में दी जाती है। और बिरबल ने तुरंत पकड़ के कहा कि ये उस इलाके का रहने वाला है, इसकी मातृभाषा ये है। इस किस्से को कई रूपों में समाज में पढ़ा और सुना जाता है। मेरा कहना केवल ये है कि जब आदमी परेशान होता है, जब आदमी गुस्से में होता है, तो अपने मित्र पर। बीजेपी और आरएसएस का मूल चरित्र इस देश में सांप्रदायिकता की बात करना है। बीजेपी और आरएसएस का मूल चरित्र इस देश को डराना और धमकाना है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काना है। नरेंद्र मोदी की भाषा, योगी आदित्यनाथ की भाषा इस बात का संकेत है कि वो लोग बुरी तरह से हारते हुए दिख रहे हैं। इसलिए एक तरफ वो प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से घपला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ, जैसे आज ही एक आखिरी बात कह दूं बुशरा जी, माफी चाहूंगा लंबा हो रहा है। आज के 10 लोकसभा की सीटें हैं आज तीसरे चरण की, और मैं गिनवा दूं बीजेपी कितना बुरी तरह से हार रही है। वो मैनपुरी हार रही है। अब अगर सब कुछ बदल करके नरेंद्र मोदी जी जीत ही जाएं तो फिर तो उनको अमेरिका का भी राष्ट्रपति बनवा दिया जाए, हम लोग मान लेंगे। तो 4 जून को क्या परिणाम आएगा वो नहीं चाहता, लेकिन आज की तारीख में बदायूं, मैनपुरी, संभल, बरेली, आंवला और ये सारी सीटें, 5 सीटें, फतेहपुर सीकरी भी जोड़ लीजिए आप इसमें। आप फतेहपुर सीकरी जी, फतेहपुर सीकरी में सही बात है, उसको जोड़ना। पहले मैं कह रहा था कि 4,95,000 की मार्जिन पिछली बार थी, लेकिन इस बार वहां पर क्या हुआ है कि बीजेपी ने जाट कैंडिडेट दिया और दूसरा एक बीजेपी के जाट कैंडिडेट को लड़ गए, तो वो बीजेपी के खिलाफ चले गए। बरेली में संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। पूरा आसपास 5 सीटों पर जो शाक के सैनी, कुशवाहा, पीडीए जिसे अखिलेश यादव कहते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ चला गया। तो सीधे 5 से 6 सीटें तो 10 सीटों में बीजेपी हारती हुई दिख रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एटा भी हारेगी बीजेपी, क्योंकि एटा में देवेश शाक्य, वहां पर दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी शाक्य की, वो सीट हार सकते हैं। तो बताइए ये बीजेपी कहां है? कांटे की टक्कर है। इसलिए इनकी भाषा खराब हो रही है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के नागरिक इस बात से शर्मिंदा तो क्या ही होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखता है। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि रोए नहीं है, उन्होंने एक टीवी चैनल वाले को बुलाया, उसको अपना लिख करके सवाल दिया, और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अभिनय कर दिया। तो वो रोने वाली भी कला पूरी हो गई है। टांग लेट ही चुके हैं,
सब कुछ तो हो चुका। मैं चिंतित हूं कि अगले 5 चरण में और क्या करेंगे। ये हिंदू मुसलमान कर चुके, मछली मटन कर चुके, मंगलसूत्र कर चुके, भैंस खोल ले जाएंगे, ये कर चुके, आरक्षण छीन लेंगे। कल्पना करिए, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी पहली बार एकदम कंसोलिडेट हो रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है भाजपा, तो उनको अब डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण छीन लेंगे। आज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी भाषा बोली लालू जी के लिए, और लालू जी ने कहा कि ओबीसी मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी में शामिल हैं। क्यों मुसलमानों का डर दिखाते हैं? संविधान का जो चीज मिली हुई है मिली है, लेकिन यह दिखा रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से हताश और निराश है, और ये बताता है कि अगर सब फेयर एंड फाइन रहा तो 4 जून को बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये लोग किसी भी हद तक चले जाकर के लोग खत्म करने की साजिश करना चाहेंगे, जिसका डर मेरे सामने आज भी है। जी शुक्रिया। बिल्कुल।